एक बार अगर तुम शोर ना करो, ओ माय गॉड, अगर तुम शोर ना करो तो ठीक है, ओके। इफ यू हैव वेरी सीरियस डाउट, अगर बहुत अर्जेंसी के साथ हम लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, एल्स प्लीज बी म्यूटेड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो विश कर रहे हैं उन सबको, नहीं कर रहे हैं उन लोगों को भी ओके। नहीं, डोंट रिप्लाई, डोंट विश बैक, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या हुआ बच्चे, अभी क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो? व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड? नीचे कर लो हाथ अपना। नेक्स्ट 15 मिनट्स तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। अच्छा, तो अब क्या है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में थॉमसन मॉडल देखा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रदरफोर्ड मॉडल देखा था, ठीक है ना। और हमने लास्ट क्लास में रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर देखा था, ठीक है। इसके फेलियर में फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था वो क्या था? वो था कि मैक्सवेल वाज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ही वाज लाइक, मतलब अपनी फील्ड में मैक्सवेल ने अगर कुछ बोल दिया मतलब वो बात सही है। अगर और कोई जो है मैक्सवेल की बात से एग्री नहीं कर रहा तो वो अपने कॉन्सेप्ट चेक कर ले। मैक्सवेल वाज कंसिडर्ड टू बी द बिग शॉट। मैक्सवेल का एक रूल जो वो हर समय लगाता था मैक्सवेल, ठीक है, वो था कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने पे ईएमआर एमिट करते हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा, जस्ट मैं तुम्हें बताऊं दैट यू हैव टू रीड लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 फ्रॉम द पीडीएफ जो तुम लोगों को मिला है। सब लोग को केम का पीडीएफ मिला है, मालूम है ना भाई, ग्रुप पे जो डाला गया है। यस सर। राइट गाइस? हाँ, उसमें से लेक्चर 1 एंड 2 इट्स लाइक तुम्हारे 8, 9, 10 का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट था उसका रिवीजन है। हम लोग 2-3 क्लास से वही पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। लेक्चर 3 भी पढ़ा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। लेक्चर 3 ऑनवर्ड्स क्या है कि धीरे धीरे चीजें जो है वो तुम्हारे लिए न्यू होती जाएंगी। आफ्टर सर्टेन पॉइंट तुम्हें धीरे धीरे समझ में आना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब तक समझ सकते हो तब तक सब कुछ करते रहो, उसके पीछे एक्सरसाइजेज अटेम्प्ट करने के लिए हैं, ठीक है। खैर चलो, तो हमने मैक्सवेल का पॉइंट देखा था लास्ट क्लास में, वो सब डिस्कस किया था। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे फैक्ट बता तो रहा हूँ लेकिन उसे अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। वो ये है दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है, जब हम लोग सनलाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो उससे जो पैटर्न आता है विबग्योर का, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो वी ऑल नो दिस के इसके अंदर एक्चुअली क्या, ठीक है, क्या इसके रूल्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम विद दिस स्पेक्ट्रम जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। और जो भी इसके साथ प्रॉब्लम था, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन फ्यूचर 3 to 4 लेक्चर्स। आराम से हम इसको देखेंगे, ठीक है। एंड उसके लिए हमें बहुत सारा मैथ्स और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करना है। तो इसके अच्छा, सरप्राइजिंगली ये जो स्पेक्ट्रम है, बोर वाज द फर्स्ट पर्सन। बोर का जो बिगेस्ट अचीवमेंट था नील बोर का, ठीक है, नील बोर वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन, ठीक है, जिसने सबसे पहली बार ये एक्सप्लेन किया था कि स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस हैं वो लाइंस ऐसी क्यों आती है। उसका कैलकुलेशन इतना ज्यादा फाइन और प्रिसाइज था दैट ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। एक एक लाइन का उसने हिसाब दिया था, एक एक वैल्यू का, एक एक वेवलेंथ का, सबका उसने हिसाब दिया था। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है, ठीक है, दिस फेल्ड टू एक्सप्लेन द लाइन पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। माइक बंद करो अपना गाइस। द लाइन पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, जब तुम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मैग्नीफाई करके स्ट्रेच करके देखते हो, ठीक है, स्ट्रेच करके देखते हो, तो स्ट्रेच करने पे तुम्हें उसके अंदर एक डिस्क्रीट पैटर्न नजर आता है। तो वो पैटर्न जो है ये एक्चुअली कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। नहीं, मैक्स प्लैंक ने एक्सप्लेन नहीं किया था बच्चे, रुक जाओ, ठीक है। हम प्लैंक के किसी पोस्टुलेट का यूज करेंगे, ठीक है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम इवन
इवन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे ना, वही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। इट्स लाइक सिंपली, अच्छा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो होता है, देखो हाइड्रोजन से जो लाइट एमिट हो रही है, तुम जब यहाँ देखते हो तो वी ऑलवेज हैव अ सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम समवेयर। तो सन से जो लाइट एमिट हो रही है दैट इज बिकॉज एनर्जी इज लिबरेटेड, क्योंकि हाइड्रोजन वगैरह का उसमें फ्यूजन चल रहा है। तो हमारे स्पेस में जिस भी कॉर्नर से कोई लाइट एमिट हो रही है, हम उस सोर्स ऑफ लाइट को सोर्स ऑफ लाइट को अगर बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करें, हम उस इनकमिंग लाइट को, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, अगर हम इनकमिंग लाइट को मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करने पे तुम्हें इसके अंदर, बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करने पे तुम्हें इसके अंदर कुछ पैटर्न नजर आएगा। इस लाइन के अंदर के थ्रेड्स कैसे हैं तुम्हें ये एक्चुअली दिखाई देंगे। नॉट दैट तुम अभी मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ जाओगे तुम्हें कुछ दिखाई देगा, बट मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें कैसे दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो तुम्हें इसके अंदर के फाइन थ्रेड्स दिखाई देंगे, तो वो उसने एक्सप्लेन किया था जो इससे पहले कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, कि वो लाइट जो आती है हाइड्रोजन से वो ऐसी क्यों आती है, कोई और पैटर्न की क्यों नहीं आती है, ठीक है। एंड दैट बिकेम अ वेरी रिवॉल्यूशनाइजिंग कॉन्सेप्ट इन आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ स्टडी फॉर ऑल एटम्स, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो एनी विच वेज, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सब तुम उस पीडीएफ से पढ़ना, लेक्चर 1 एंड 2 से। लेक्चर 1 एंड 2 के बाद में माइक बंद गाइस, माइक बंद। लेक्चर 1 एंड 2 के बाद में हम लोग क्या है, बामर सीरीज, बाप रे बाप, इतना आगे मत जाओ भाई। हम दो तीन कॉन्सेप्ट जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सम रैंडम कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग अभी याद कर सकते हैं, ठीक है, जो शायद तुम्हें पहले से पता भी हैं, फिर भी उसको एक बार हम फॉर्मली लिख रहे हैं। नहीं, बाय लाइट फ्रॉम हाइड्रोजन का मतलब लाइट पासिंग थ्रू एच नहीं होता है, ठीक है। लाइट थ्रू हाइड्रोजन में हाइड्रोजन सोर्स ऑफ लाइट होता है, तो हाइड्रोजन किसी रीजन से लाइट अपने अंदर से फ्रॉम इनसाइड ऑफ एटम एक्चुअली एमिट करता है। तो एमिशन का सोर्स हम देखेंगे, उसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन उसका कंप्लीट नाम है, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिख रहे हो h/2 पाई, बच्चे क्या लिख रहे हो, कुछ भी रैंडम चीज लिखते जा रहे हो डाउट में। h/2 पाई है, h/4 पाई है, कुछ भी रैंडमली नहीं 003। हाँ, प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दिया, उसको यहाँ टाइप करने से क्या हो जाएगा, बैठ के देखो ना एक बार, सुनो आराम से ना, कुछ भी रैंडमली इधर उधर से साइंस डॉक्यूमेंट्री या आगे आगे पीछे के बुक पढ़ के फॉर्मूला टाइप कर रहे हो, एकदम पेशेंस से सुनो, ये तो वैसे भी सॉल्व नहीं होगा सवाल, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हें सब इनकी डेफिनेशन देखो पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोप्स, आइसो आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायाफर्स, इससे पहले एक बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोडायाफर्स। ये याद करने के लिए आइसो वर्ड का मतलब क्या है भाई। अच्छा, जैसे तुमने आइसोमर्स सुना होगा इससे पहले, आइसोथर्म सुना होगा या आइसोबार। आइसोमर्स क्या होते हैं बताओ। सेम, हाँ, आइसोस्टर्स, यस, ठीक है, ये भी एक टर्म है आइसोस्टर्स। तो और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, ठीक है, आइसोमर्स और ये एंड सो ऑन। तो हम लोग, आइसो का मतलब क्या है, ठीक है, हाँ, मतलब तुम्हें एक एक लाइन लिख लेनी चाहिए इनके लिए ताकि तुम्हें याद रहे। तो मतलब है सेम, आइसो का मतलब है सेम। जस्ट अ सेकंड गाइस। अच्छा, आवाज ठीक है ना भाई, सब क्लियर है। फोन आती आवाज डिस्टर्ब हो जाता है। कोई मुझे एक बार माइक ऑन करके कोई एक बच्चा बोल दो। हाँ सर, आ रही है। नहीं आ रही आ रही है सर आ रही है सर, हमें आ रही आ रही है, आ रही है आ रही है, आ रही है आ रही है सर, आ रही है। चलो, क्लियर है, क्लियर है। लकी
तो सर ग्रुप चैट पे अभी भी अगर हम कुछ लिखेंगे तो केपी सर के लिए। हाँ, देखो आइसोटोप्स के लिए क्या है, हमें हमें याद करने के हम लोगों को याद करने के लिए इसके अंदर कोई वर्ड ढूंढ लेना है। फॉर एग्जांपल, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड एक इसमें कॉमन सेंस की बात है। ऐसा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या होगा? इन शॉर्ट, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो क्या सेम हो जाता है भाई? उनका केमिकल सिंबल जो कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन जो इनका केमिकल सिंबल है वो एटॉमिक नंबर जो डिसाइड करता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, C6C6। ठीक है, साथ में कुछ डिफरेंट भी करना है हमें। ठीक है, अगर तुम सिर्फ C6 का एक ही एटम, एक जैसे दो एटम ले आओगे तो इनमें कोई रिश्ता थोड़ी है, कोई आइडेंटिकल बन गए। तो एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट, एंड मास नंबर डिफरेंट। तो इनके अंदर तुम्हें वर्ड्स में बस ये मालूम रखना है कि कौन सी चीज इसमें सेम होने वाली है। तो C12 और C13 इज लाइक, दिस इज द केस ऑफ आइसोटोप्स। ये अपना आइसोटोप्स हो जाएगा। अच्छा, आइसोटोप्स के अंदर उसके बाद में आइसो बार्स के अंदर मैं इस बचपन में कैसे याद रखता था, सुनो, कि दिस इज लाइक, ये जो है भार, ठीक है, या वेट से रिलेटेड, ये भार या वेट या मास से रिलेटेड। तो इसका मतलब इसमें मास नंबर सेम होना चाहिए, इसमें मास नंबर सेम होना चाहिए। तो मास नंबर सेम एंड फिर क्या डिफरेंट होना चाहिए? तो फिर एटॉमिक नंबर होना चाहिए, फिर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, ये दूसरी चीज होनी चाहिए। तो दो दो लाइन जरा लिख लो इसके ऊपर। इसका एग्जांपल बोलो, एग्जांपल बोलो। आर्गन कैल्शियम, कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम, आर्गन कैल्शियम, आइसो मार्क्स का आर्गन नहीं कैल्शियम, बच्चे, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम। अरे वेट सेम होना चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें हिंदी में लिखवाऊं, सुनो। ठीक है, इसके अंदर क्या सेम होना चाहिए? लोअर नंबर सेम होना चाहिए, लोअर नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या सेम होना चाहिए भाई? अपर नंबर सेम होना चाहिए, अपर नंबर सेम होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। हाँ, तो तुम्हें साथ में मेंशन करना पड़ेगा ना कि कार्बन और नाइट्रोजन कब आइसोबार हो सकते हैं। जब तुम कार्बन का 13 आइसोटोप और नाइट्रोजन का 13 आइसोटोप लो, अब वो अनस्टेबल है, दैट इज एक्चुअली अनस्टेबल। या कार्बन का 14, नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटोप, स्टेबल आइसोटोप 14 है, कार्बन का 14 और N का 14। नीचे का एटॉमिक नंबर जो है तो C6 और N7 रहेगा, बट ये नंबर सेम होने की वजह से इनका ओवरऑल वेट जो है वो सेम है, इनका वेट सेम है। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूजफुल क्या है आइसोबार में? कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह जो है वो प्रोटॉन से तो गवर्न, न्यूट्रॉन से तो गवर्न होती नहीं है, वो तो ज्यादातर प्रोटॉन से गवर्न होती है। तो ये आइसोटोप्स के केस में ऑलमोस्ट सारी केमिकल रिएक्शंस सिमिलर रहेंगी, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा फ्लो करता रहेगा, बट ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स, दोनों बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोन्स के अंदर क्या है हमारे पास? आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ क्या? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन, इसमें मास नंबर सेम था, इसमें न्यूट्रॉन सेम। तो न्यूट्रॉन सेम है, इसका मतलब मेरे पास में x अगर कोई एलिमेंट है तो नीचे मेरे पास में z रहता है और ऊपर मेरे पास में क्या रहता है? नीचे मेरे पास में प्रोटॉन्स रहता है, ऊपर मेरे पास न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स रहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूट्रॉन्स निकालना है अगर किसी भी सब्सटेंस में, आई गेस तुम्हें इतना भी आइडिया है, न्यूट्रॉन्स निकालना है मुझे अगर किसी सब्सटेंस में, तो मैं एक्चुअली उसके लिए क्या करता हूँ? उसके लिए a जो ऊपर का नंबर है, a माइनस क्या किया जाता है? z। दिस इज एक्चुअली a माइनस z, a माइनस z किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर तुम्हें क्या दिखाई देगा? आइसोटोन्स के अंदर तुम्हें क्या दिखाई देगा? दिस विल बी अपर माइनस लोअर नंबर का डिफरेंस जो है, अपर माइनस लोअर का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम रहेगा, ये सर डिफरेंस माइक सेम ऑफ करने बोलो ना। a माइनस z इज एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये डिफरेंस सेम रहना चाहिए। म्यूट करना है, आवाज निकाल रहा है। कोई तो माइक क्या में हो गया? फूक रहा था, डिस्टर्बेंस कहाँ आ रहा है? माइक ऑफ हो गया। उसने किया। तुम लोग के माइक्स क्यों ऑन हैं? सर तो आप ऑफ कर दो।
003 माइक क्यों ऑन है तुम्हारा? एक मिनट रुक जाओ। मुझे एक तो आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हाँ गाइस, अभी आवाज आ रही है? आपका वीडियो रुक गया। हाँ मुझे मालूम है वीडियो रुक गया। अपने 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 माइक्स बंद करो प्लीज। 003 कौन है रोल नंबर? मुझे अपना नाम बताएगा प्लीज। हाँ 003 कौन है? मुझे नाम बताएगा प्लीज अपना। सर हार्दिक करने से मेरा माइक ऑफ ही है, अभी जस्ट ऑन किया। अरे मेरे को नाम तो बताओ, तुम ही 003 हो। यस सर, बट मेरा माइक ऑफ है कब से। ओफो, मैं नाम पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बता रहे हो मेरा माइक ऑफ है। सर हार्दिक। हार्दिक, ओके ओके, अच्छा मैंने सुना नहीं पहली बार में हार्दिक। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, अच्छा किसी ने हाथ उठाया है? किसी को डाउट है? हैंड रेज किया है बच्चे, कुछ डाउट है ऑन करके पूछ लो। सर मेरा चैट में प्रॉब्लम आ रहा है सर, अगर आपको चैट कर रहे तो फिर केपी सर के लिए आ रहा है। मेरा भी चैट में प्रॉब्लम है सर, मतलब? मेरा जील एकेडमी में आ रहा है चैट। वही Yes, मेरा sir. भी सर मेरा भी चैट में प्रॉब्लम है। चैट ऑप्शन दिखा रहा है टू केपी सर। वही अरे साइड में एरो है, उसको करना है। केपी सर तो शायद कभी ग्रुप पे नहीं होंगे कि हैं? केपी सर को क्लिक करो और गौरव भेनानी पे चेंज करो। हाँ मतलब तुम उसे चूज कर सकते हो तुम्हें किसको भेजना है बच्चे। और बिनानी सर के प्रोफाइल पे क्लिक करके तुम लोग चेंज कर सकते हो। और पार्टिसिपेंट्स पे जाके आपको चूज करके चैट कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, तुम पार्टिसिपेंट्स पे जाके प्राइवेटली चूज करके उसको तुम उसको चूज सकते हो, तुम उसमें एवरीवन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मीटिंग सेटिंग्स में चैट विद होस्ट ओनली है, तो तुम केपी सर को हटा के मेरा नाम उसमें टैप करोगे तो आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ओके। अच्छा आइसोटोन्स जो है, सुनो इसका क्या है नंबर, तुम्हें प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होगा, ये थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में C614 है, C614 है और अच्छा ऊपर का एग्जांपल लेते हैं। बाई चांस C614 और N714 जो है ये दोनों आइसो बार्स भी हैं और आइसोटोन्स भी हैं, दोनों हैं क्या? शिट, गलत ले लिया मैंने। N715 ना, सॉरी। तो C614 और N715 जो हैं ये हमारे लिए आइसोटोन्स होंगे। तो दिस इज लाइक कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 14 - 6 8। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 15 - 7 8। तो ये हमारे पास में सिस्टम है, उसका जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सिस्टम हमारे पास में है, इन दोनों का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। हाँ तो मैं तुम्हें पहले जो बोल रहा था, ठीक है, तो ध्यान कहाँ चला गया, मैं बोल रहा था कि ये तुम्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, इसमें तुम्हें कैलकुलेट करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, आइसो डायाफर्स क्या है? आइसो डायाफर्स क्या है, कोई बताएगा? उनके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम रहता। सही बात है, मतलब क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसमें न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें होगा चेक करने के लिए, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा चेक करने के लिए। तो दैट मीन्स तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन्स इज ए माइनस जेड। प्रोटॉन्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जेड। न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू n माइनस p विल बी इक्वल टू a माइनस z माइनस z, a माइनस 2z। a माइनस 2z सेम होना चाहिए, a माइनस 2z सेम होना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, a माइनस 2z सेम होना चाहिए। सबसे छोटा एग्जांपल क्या बनाया जा सकता है? सबसे छोटा एग्जांपल क्या बनाया जा सकता है? अपने आप एग्जांपल बनाओ, तब तक मैं ऊपर का हटा रहा हूं। ड्यूटेरियम और हीलियम। ड्यूटेरियम और हीलियम, ड्यूटेरियम और हीलियम। ड्यूटेरियम इज 1 2, हीलियम इज 2 4। आई गेस मैंने सही लिखा है। तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2 माइनस 1 1। तो n माइनस p कितना हो गया? 0। The same goes for this. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। n माइनस p इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0। ये तो छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, खैर चलो खास बात नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं। और लास्ट चीज इज देखो, नहीं यूज तो देखो नहीं है, एटलीस्ट यूज भी तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें एक छोटा सा पीडीएफ देता हूँ रीड करने के लिए ग्रुप पे, तुम उसे पढ़ना एक बार, ठीक है। तो शायद बेटर रहेगा यहाँ पे डिस्कस करने से अच्छा। और लास्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये हमारे पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल सही बात है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि तुम लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन में, नियॉन में तुम आगे पीछे, ठीक है, चार्ज के थ्रू तो देखो तुम आगे पीछे घूम सकते हो। जब भी तुम पॉजिटिव चार्ज दोगे किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में तुम कहाँ शिफ्ट हो जाओगे, आगे या पीछे? एनी पॉजिटिव चार्ज कैटायन से हम लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? पीछे। देखो पीछे। और एनायन के नेगेटिव चार्ज से हम लोग आगे शिफ्ट हो जाएंगे। बस माइक बंद रखो अपना प्लीज गाइस, ठीक है। एनायन के नेगेटिव चार्ज से हम लोग आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो तुम इसमें रैंडम आयंस बना सकते हो, ठीक है, जिससे हम लोग वो सब कुछ इमेजिन कर सकते हैं। लिथियम प्लस एंड हीलियम, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक जो है पीछे आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। सोडियम प्लस एंड नियॉन, F माइनस एंड नियॉन एंड सो ऑन। इन सब के अलावा हम लोग एक्चुअली मॉलिक्यूलर स्पीशीज से भी जा सकते हैं। वी कैन एक्चुअली मूव टुवर्ड्स, ठीक है, रैंडम आयंस, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। 15 माइक ऑन है तुम्हारा, 15 तुम्हारा माइक ऑन है। देखो तो सपोज मेरे पास देखो ये है NO3 माइनस और CO3 माइनस 2। तो मुझे इसके इलेक्ट्रॉन काउंटिंग का सिंपल कैलकुलेशन भाई आना चाहिए। दिस इज नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, और माइनस चार्ज है इसलिए क्या करना है, +1, बिकॉज एक चार्ज से इलेक्ट्रॉन के काउंटिंग एक इंक्रीज हुआ है,
ठीक है, बस ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, सब उनके लिए तो बिल्कुल नया नया कुछ हैंडल कर रहे हैं। अच्छा CO3-2 के लिए तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस कितने ऑक्सीजन, प्लस 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 माइनस चार्ज है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें +2 करना है हमने, +2 रिस्पॉन्सिबल है इसके नेगेटिव चार्ज के लिए। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर कैलकुलेशन में तुम इसको देख सकते हो, क्या आ रहा है अभी हमारे पास में, दिस इज 7 + 8 × 24 and this is 24 6 + 8 × 3 + 2 that is again मेरे पास में टोटल कितना आ रहा है तीनों, 32 आ रहा है। ओके, तो ये सब ऐसे जो है कंबाइंड स्पीशीज जो है, ये सब एक्चुअली आइसोइलेक्ट्रॉनिक बन सकते हैं। देखो तुम्हें पता है, तुम जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है फाइंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैसे फन में बना सकते हो, फाइंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फॉर N2। अच्छा देखो, इट इज एक्चुअली, ठीक है, वेरी मच फन। तुम N2 लो, देखो 2 बार N लिया, तो मैं इसके आगे के और इसके पीछे के एटम्स जोड़ के नए कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। क्या चीज, क्या हुआ? सिलिकॉन नहीं बच्चे सुनो। अच्छा मैं थोड़ा अपना सवाल मॉडिफाई कर रहा हूं, सुनो। फाइंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फॉर N2, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, having same number of atoms। ये सवाल लिखो एक बार। O22 CO plus CO O2 हाँ हम सब बनाते हैं। तो देखो मैं तुम्हें एक हल्का सा हिंट देता हूँ, देखो हाँ, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, देखो ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे N2 है, तो मैंने 2 नाइट्रोजन के एटम लिए हैं, तो इमेजिन एज इफ क्या है, मेरे पास में ये डेक ऑफ कार्ड्स हैं और मैं इसमें से कार्ड स्वाइप करके ऐसे पिक करता हूँ, ठीक है, हाँ, तो देखो मैंने एक N पिक किया और एक और N पिक किया, तो ये एक्चुअली क्या बन गया बताओ, ये N2 बन गया, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें से आगे पीछे के अगर एटम्स पिक करूं तो मैं उसका क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देके उसे मैं पुश करके N की तरफ ले आऊंगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं शुरू करता हूं पीछे से, तो कार्बन पे मुझे क्या चार्ज देना है बताओ, कार्बन पे मुझे क्या चार्ज देना है जिससे वो नाइट्रोजन बन जाए, नेगेटिव की पॉजिटिव? कार्बन मुझे नेगेटिव देना है कि पॉजिटिव देना है? मुझे बताओ कोई स्पीशीज। नेगेटिव। हाँ मुझे बताओ स्पीशीज बताओ बच्चे, स्पीशीज बताओ कार्बन के साथ में ऑक्सीजन C2 देखो दिस इज द स्पीशीज, ठीक है। अच्छा माइक बंद करो। हाँ ऑक्सीजन पे आएंगे भाई, रुको तो सही यार, देखो C2 तो C2 जो है, ठीक है, ये इसका जो ये चीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ पता है कि मैं मिक्स्ड हेटेरो एटम बनाऊं, तो मैं अगर कार्बन और नाइट्रोजन से बनाऊंगा तो देखो एक जो स्पीशीज नहीं समझा, C2 तुम जानते नहीं हो शायद, देखो probably you know this or don't, I don't know, ठीक है। have you heard this compound CaC2? इसको देखा है कहीं तुमने क्या, CaC2? यस सर। अगर तुमने CaC2 देखा है तो तुम्हें शायद इसका नाम पता होगा, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में देखो एक्चुअली क्या है पता है, ये दोनों स्पीशीज अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ C2H2 के लिए काम आता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों स्पीशीज अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं CaC2 में। तो इसमें कैल्शियम पे चार्ज क्या है बताओ, +2, इस C2 यूनिट पे चार्ज क्या है, -2। ये C2 वहां से आया है, इसका नाम कार्बाइड है, मैं नीचे सबके नाम भी लिख रहा हूँ, देखो दिस इज कॉल्ड कार्बाइड, ठीक है, इसका नाम कार्बाइड है। अच्छा बताओ CN पे क्या चार्ज है? नहीं, कार्बाइड बहुत सारे तरह के होते हैं बच्चे, ठीक है, कार्बाइड बहुत सारे तरह के होते हैं। कार्बाइड इज अ जनरल क्लास ऑफ कंपाउंड्स, वो एक फिक्स कंपाउंड नहीं है।
C4 माइनस भी एक कार्बाइड है, ये भी एक कार्बाइड है. Anything which actually contains carbon and is having a negative charge, only carbon and negative charge can be termed as carbide. हाँ सुनो, C और N पे क्या चार्ज आना चाहिए कि वो N2 के जैसा बन जाए? नाइट्रोजन तो यस -1, तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी नाइट्रोजन जैसा है, कार्बन के लिए -1 करना पड़ेगा. यू विल फाइंड कि जैसे जैसे मैं नए कंपाउंड्स बना रहा हूँ ना, तुमने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो जरूर सुने हैं, वो तुम्हारे जाने पहचाने फेमिलियर कंपाउंड्स हैं. तुम सोचो नेचर कैसे N2 एग्जिस्ट करवाता है, तो नेचर ने इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन लेके कैसे एग्जिस्ट करने का परमिशन दिया है. तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं साथ साथ में. Cn माइनस जो है वो साइनाइड, ठीक है, सबको मालूम है शायद इसका नाम क्या है, बताओ, साइनाइड. तो तुम ऐसे जो है कॉम्बिनेशन तुम कितने क्रिएट कर सकते हो. रिमेंबर दिस थिंग, हेलो, बहुत ज्यादा आगे, मतलब +2 से आगे और -2 से पीछे नहीं जाना है तुम्हें चार्ज में. और कुछ अपने आप लिख सकते हो तुम, 1 मिनट लिखो इसे. सर कार्बाइड का स्ट्रक्चर एक बार बताओ ना. हाँ सॉरी गाइस, हाँ भाई बनाया. प्लीज ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बाइड. अच्छा, अगर तुम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बाइड पूछ रहे हो मुझसे, ओके बच्चों देखो, अगर तुम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बाइड पूछ रहे हो मुझसे, तो मुझे बताओ तुमको N2 का स्ट्रक्चर आता है क्या? डू यू नो स्ट्रक्चर ऑफ N2? डू यू नो स्ट्रक्चर ऑफ N2? यस सर. सर लोन पेयर वाला. अच्छा क्या है बताओ. हाँ बोलो. O2 माइनस नहीं बच्चे, O2 प्लस. क्या है बताओ. N ट्रिपल बॉन्ड N और क्या, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, राइट? यही स्ट्रक्चर है ना? ठीक है. यस सर. हाँ अरे तो जब N2 का स्ट्रक्चर ये है, तो मैं तो बताऊं, मैं यहाँ पे कितनी भी स्पीशीज लिखूं, तुम उन सब का स्ट्रक्चर यही बनाओगे. दे विल हैव एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर. बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस एटम का सिंबल रब कर देना है, और यहाँ पे जो एटम्स यहाँ लिखे हैं वो डाल देने हैं. फॉर एग्जाम्पल C2 माइनस में C और C ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे C2 माइनस. इसके अंदर ये वाला कार्बन भी नेगेटिव चार्ज लेके आया है और ये वाला कार्बन भी नेगेटिव चार्ज लेके आया है. तो इमेजिन कि C2 माइनस कैसे बना होगा. सुनो, अरे काउंट करो ना बच्चे, 003 क्यों पूछ रहे हो? देखो हार्दिक, देखो 6 और 6 12. भाई कार्बन के इसके इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे काउंट करते हैं? ऊपर के रूल से देखो ना भाई. तुम पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, उसके पास में जो ऊपर का नेगेटिव चार्ज है उसमें ऐड कर लो. 6 और 6 12 प्लस 2 की -2, बोलो. -2. 12 प्लस 2 ना, नहीं अरे मतलब इलेक्ट्रॉन्स जोड़ रहे हैं ना हम लोग, तो नेगेटिव -2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना उसके पास में. Anion means it has more electrons, right? So it is 6 and 6 12 plus 2 14. हमारा सारा पर्पस ही इसको डिफाइन करने का ये है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं बताओ? सेम रहते हैं. तुम इन सबके लिए किसी के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ क्या हुआ बोलो. सर मुझे लगा कि वो -2 का चार्ज कार्बन के दोनों एटम्स पे है, इसलिए 16 हो जाएंगे फिर. नहीं -2 का, 1 मिनट. अच्छा एक और बात सुनो. अच्छा ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो एक बात ध्यान रखो कि ये चार्ज एक्चुअली एक एटम का कभी नहीं बताया जाता है. देखो जब मैं लिखता हूँ, सुनो, SO4 -2, तो व्हाट डू यू थिंक? कि सबने आयन सुना है भाई? सल्फेट सबने आयन सुना है ना? SO4 -2.
यस सर। इसका मतलब क्या होता है कि -2 चार्ज सारे एटम्स पे है, एक ऑक्सीजन पे है कि एक्चुअली पूरे पे कंबाइन पे है? सर पूरे इसका मीनिंग क्या है? एंड -2 ऑक्सीजन चार्ज O पे है, कंबाइन पे है ना। ये बात ध्यान रखो हमेशा। देखो ये हमारा जनरल नोशन है कि ऊपर जो चार्ज लिखा जाता है, देखो यहाँ पे देखो, ऊपर जो चार्ज लिखा जाता है ये हमेशा इस पूरी स्पीशीज का कंबाइंड चार्ज होता है। तभी तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे डायरेक्टली कितना ऐड किया 1, हमने डायरेक्टली कितना ऐड किया 2, तो हम लोग सिंपली इसमें क्या ऐड करेंगे 2। ठीक है, रूल्स एक जैसे फॉलो होंगे, सब चीजें एक जैसी फॉलो करनी है हमें। C22 माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। Cn माइनस में 6, 7, 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 14। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा Cn माइनस का? बताओ। देखो दोनों को फिर से हटाओ, अपने साथ चार्ज भी रब कर लो, स्ट्रक्चर यही रखोगे तुम। एक जगह क्या डाल दो C, एक जगह क्या डाल दो N, बस। अच्छा, जब तुमने Cn डाल दिया है, अब बताओ इसके ऊपर बताओ कौन से एटम पे ये नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिखाई दे रहा है इन दोनों में से? कार्बन कार्बन पे। कार्बन नाइट्रोजन? अरे नहीं, कार्बन। देखो ना, मुझे एक चीज बताओ, कौन सा एटम जो है वो तुम्हें नॉर्मल दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन के पास तो वैसे भी आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। सब लोगों ने देखा होगा ये कि नाइट्रोजन का 2 और 5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के जो है इसके अंदर ये 3, 4, 5 और 5 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हमारे पास में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे 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 ये चीज ऐसी हो जाएगी ना, बताओ। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जब आया था तो 1, 2, 3, 4, 5 लेके आया, ठीक है। और कार्बन जब आया तो पहले से अपने साथ में कितने लेके आया? बताओ। 1, 2, 3, 4, 5। तो नाइट्रोजन इज लाइक, ठीक है, वो बोल रहा है कि यार तू दिखने में बाहर से देखा जाए तब तो तू बिल्कुल नाइट्रोजन की फीलिंग दे रहा है, तेरे को देख के एकदम नाइट्रोजन की फील आ रही है, पता नहीं तेरे पे सिंबल क्यों कार्बन लगा है। ही लाइक तेरा काम क्या? बॉन्डिंग करना है, बॉन्डिंग करना, तू अपना काम खत्म करना। लेकिन कार्बन पहले से आया था तो नेगेटिव चार्ज लेके आया था, तुम ऐसा सोच सकते हो। अब हमें इनकी बॉन्डिंग डिस्कस नहीं करनी, देखो हमें तो सिर्फ स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी थी। Cn माइनस के अलावा और क्या किसी ने बनाया भाई? CO 2 मिनट के लिए CO। तो कार्बन और ऑक्सीजन इज लाइक हम लोगों ने चार्ज बैलेंस कर दिया। कार्बन पे क्या चार्ज डालना था मुझे बताओ? कार्बन मुझे क्या चार्ज डालना था? माइनस। और ऑक्सीजन पे मुझे क्या चार्ज डालना था? प्लस। ऑक्सीजन मुझे क्या डालना था? प्लस। तो एक्चुअली CO का स्ट्रक्चर क्या होगा पता है? वो सेम हो जाएगा, इसमें N की जगह लगा के क्या लगा दो? O। इसमें एक्चुअली कार्बन पे माइनस है और ऑक्सीजन पे प्लस है। यस, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज 005, सही है, इट इज O2 + 2। इन सारे स्ट्रक्चर्स में 005 तुम्हारा स्ट्रक्चर सबसे गंदा है। O2 + 2 अगर नेचर में कहीं एग्जिस्ट करेगा तो वो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, O और O, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इट इज वेरी अनस्टेबल। तुम आइसोइलेक्ट्रॉनिक खेलने के लिए उससे कंटिन्यूअसली उससे इलेक्ट्रॉन्स माइन नहीं कर सकते ना। और निकाल, मैं जैसे 4 निकाल लूंगा, 10 निकाल लूंगा, एटम एक लिमिट के बाद तुम्हें देना बंद कर देगा। तो ऑक्सीजन तो वैसे भी नहीं देता, ऊपर से तुम उससे एक नहीं 2 डिमांड कर रहे हो O2 से, तो वो चीज मुश्किल है, ठीक है। बट स्टिल अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा। एक कुछ मिसिंग है क्या? सब कुछ हो गया क्या? सब कुछ हो गया? बेरिलियम फ्लोराइड। एक नहीं, इतना नहीं बनाते बच्चे। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम एक लिमिट से ज्यादा 5-6 पीछे जाओ, 4-5 आगे जाओ, उनको जोड़ दो, ऐसे नहीं बॉन्ड बनता। सर वो लाइक लिमिट बॉन्डिंग ही खराब हो जाएगी। NO+। लिमिट देखो, लिमिट ये है, सुनो, लिमिट ये है कि ये तुम जिस एटम पे खड़े हो, तुम उससे 1 से 2 स्टेप आगे और 1 से 2 स्टेप पीछे, ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज्यादा जाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगी बताओ। इसके अंदर बॉन्डिंग कैसी है? कोवेलेंट या आयनिक? NN में कैसी बॉन्डिंग है? कोवेलेंट या आयनिक? कोवेलेंट। बेरिलियम या फिर तुम लिथियम वगैरह लेके आ रहे हो, हाँ, तो लिथियम बेरिलियम में कैसी बॉन्डिंग होगी बताओ? आयनिक, क्योंकि वो तो मेटल्स हैं। और फ्लोराइड कैसा है? नॉन मेटल है। तो वो तुम यहाँ की बॉन्डिंग डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते ना कि हाइड्रोजन लेके चले जाएं और आगे के 10 लेके चले जाएं, ठीक है, तो वो चीज हो जाए। सर बट कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तो नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड में मेरी बात सुनो, दिस इज लाइक अ प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह में अभी भी देखो कोई
कोई जो टर्म्स यूज कर रहा है, इसके अंदर एक्चुअली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, वहां तक अलाउड है। तुम कोवेलेंट बॉन्डिंग रखो, थोड़ा बहुत स्ट्रेच्ड होगा, किसी ने ज्यादा खींच लिया, वो सब चलता है। लेकिन 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 लिथियम बेरिलियम के साथ की बॉन्डिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इससे मतलब इतना दूर के स्ट्रेच के एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, देयर इज, ठीक है, लिमिटेशन ना। NO+, क्या चीज, क्या बोल रहे हो? NO+ होगा क्या? यस। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? आयुष। हाँ, आयुष सर। अभी भी आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। ठीक है, माइक बंद कर लो बच्चे। गुड। एक स्ट्रक्चर जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम पहले यहाँ का तो लिमिट खत्म करो, बेरिलियम पे जा रहे हो। वो है NO+, दैट इज लाइक प्रॉपरली एग्जिस्ट करने वाला कटायन है हमारे पास में। ठीक है, ये प्रॉपरली एग्जिस्ट करने वाला कटायन है। इतने सारे कटायंस जो हैं ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो खैर इसको जल्दी से नोट करो। हार्दिक, तुम क्या बोल रहे थे? आइसोस्टर्स का डेफिनेशन गलत है बुकलेट में, उसमें पीडीएफ में क्या लिखा? पीडीएफ में हार्दिक तुम ही बोल रहे थे कि और कोई बोल रहा था? सर मुझे डाउट है आइसोस्टर्स में। हाँ बोलो क्या डाउट है? सर आइसोस्टर्स थोड़ा सा अजीब सा डेफिनेशन है। हाँ बोलो। फिर वो गूगल सर्च किया था तो उसमें बोलता सेम स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन कुछ तो ऐसा था सर, तो उसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा था अच्छे से, मतलब। अच्छा, उसमें क्या लिखा? पीडीएफ में क्या लिखा है अपन के? सर molecules having same number of atoms and electrons. देखो मैं तुम्हें, नहीं वो डेफिनेशन सही है, ठीक है। मैं अभी तुम्हें बस इतना ही बोलूंगा कि तुम्हें पता है यहाँ पे हम लोगों ने जिसको आइसोस्टर्स में डाउट है, ठीक है, देखो एक बात सुनो, जिसको आइसोस्टर्स जिसने नहीं पढ़ा है, ठीक है, एक बार जल्दी से कॉपी कर लो पहले से, फिर हम देखते हैं। सर अगर वैसा डेफिनेशन है तो फिर तो ये सारे आइसोस्टर्स भी है, क्योंकि सब में 2 ही है एटम्स। एक्चुअली हाँ, मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ कि एक्चुअली तुम्हें पता है, मैंने जो यहाँ 2 वर्ड यूज कर लिए ना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो तुम बाद में एक्चुअली एक रूल देखोगे कि ऐसी स्पीशीज जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, वो 99.99% आइसो स्ट्रक्चरल हो जाती है, और जो आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होता है। तो वो एक्चुअली पीडीएफ में जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली लैंग्वेज तुम लोगों के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए वो लैंग्वेज यूज किया गया है। अब तुम उसे गूगल करोगे तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन और तरह तरह के वर्ड्स में मिल जाएंगे उसके अंदर, लेकिन वो लैंग्वेज तुमको फ्रेंडली बनाने के लिए, तुमको थोड़ा इजीली समझाने के लिए किया गया है। बेसिकली तुम देखो ना, हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन अभी डिस्कस नहीं कर सकते ना हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी एटम्स देखो, ये जितने भी स्पीशीज ड्रॉ की, मैंने तुम्हें क्या बताया, उन सबका स्ट्रक्चर क्या है। तुम यहाँ से इसको हटाओ और वो एटम यहाँ पे इंसर्ट कर दो, दैट्स इट, इट्स ओवर। सबका स्ट्रक्चर वही है। सबका स्ट्रक्चर वही है क्यों सही है? क्योंकि इनके पास में 2 फीचर्स हैं, एक ये और एक ये, सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू विल बी सरप्राइज्ड टू फाइंड कि देखो NO2 माइनस इज आइसो स्ट्रक्चरल विद। अच्छा ये बताओ, NO2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। ऐसे मुझे जस्ट फॉर फन तुम मुझे बता सकते हो NO2 माइनस कौन सा फेमस मॉलिक्यूल है उसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये? उसके लिए क्या करो, सुनो, नहीं यार, CO2 तो नहीं है, और कोई बताओ। सुनो, देखो इस माइनस चार्ज को किसी अरे क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं सुनाई देता मुझे, आंसर सुनाई देता है। हाँ देखो ना, माइनस चार्ज को अगर मैं नाइट्रोजन पे डालता, अगर सोचो, ऐसे ही सोचो, माइनस चार्ज को अगर मैं नाइट्रोजन पे डालता तो मैं बताओ कहाँ शिफ्ट होता, आगे या पीछे? आगे शिफ्ट होता ना। नाइट्रोजन के आगे क्या आता है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट, ये अपना लेने वाला है, वो सेम स्ट्रक्चर पता है कौन ले लेगा? O3।
तो O3 और NO2 माइनस दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बताओ, आइसोस्टर्स हो गए। अब तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड वे में बताए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका स्ट्रक्चर सेम है, और सिंपल वर्ड्स में देखो बोलने के लिए क्या है, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं 3, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं 3, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेम, तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे। तुम O3 और NO2 माइनस का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें सेम मिलेगा, ठीक है। इसका नाम जानते हो, NO2 माइनस का नाम जानते हो? द नेम फॉर NO2 माइनस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नहीं 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 बेटा, वो तो NO2 का होता है ना, एनायन का नहीं होता। नाइट्रेट आयन। सर ओह गॉड, कौन है बच्ची, नाम बताओ अपना। नाइट्राइट आयन। हाँ हाँ, बच्चे के नाम पूछने दो ना, बच्चे नाम बताओ। नाइट्राइट नहीं है, दीक्षा। ओके दीक्षा, मैं नीचे का हटा दूं बच्चों, ये सब कचरा हटाऊं? हाँ सर हटा दो। ओके हाँ हाँ 001, हाँ कुछ बच्चों ने सही बोला है। दीक्षा तुम क्लोजली, बस तुम थोड़ा सा गलत हो गया, तुम कंफ्यूज हो रही हो। नाइट्राइट आयन। हाँ ये देखो, ये नाइट्राइट आयन है, ITE, ठीक है। प्लीज इसके नीचे अपने लिए मेंशन कर सकते हो, नाइट्रेट NO3 माइनस है, और नाइट्राइड जो बोल रहा था, ठीक है, वो N-3 है। एक हिंट ये है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे हल्का सा मेंशन करना चाहूंगा, जब भी किसी नाम के लास्ट में IDE आता है, IDE आता है, तो IDE का मतलब क्या होता है जनरली, हमेशा तो नहीं होता है ये, जनरली उसका मतलब क्या होता है कि वो कोई ना कोई सिंगल एटम विद नेगेटिव चार्ज होगा, सिंगल एटम विद नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा तुम्हें हिंट मिलेगा। अब बताओ मुझे, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है बताओ, ऑक्साइड IDE आया है, O2 माइनस। NO माइनस, O2 माइनस, NO O2 माइनस, ये क्या होगा, O, हाँ O2 माइनस होगा, ठीक है। क्या बोल रहे बच्चे, मैंने अभी डाउट, NO माइनस क्या होता है, तो NO माइनस में प्रॉब्लम है क्योंकि इसका, अच्छा इसका नाम पूछ रहे हो क्या, इसका नाम पूछ रहे हो क्या? नाम तो देखो ऐसे हर चीज का, हाँ नाम तो देखो मुझे देना है तो मैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एनायन बोल दूंगा, आई कैन से इट लाइक दिस, ठीक है। हम उसके अंदर बहुत सारे तरीके से तुम रैंडमली नाम देके देखोगे ना, तो तुम्हें आराम से सजेशन तुम्हें दे देगा गूगल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो इसका नाम जनरली क्या है, देखो ऑक्साइड, वैसे ही देखो हाइड्राइड क्या हो जाएगा, हाइड्राइड H माइनस हो जाएगा, H माइनस, साइनाइड ठीक है, ठीक है। सल्फाइड क्या हो जाएगा, सल्फाइड H2 माइनस। क्लोराइड क्या हो जाएगा, क्लोराइड Cl माइनस। Cl माइनस। अच्छा ध्यान रखना, क्लोराइड ये नहीं होगा, ऑब्वियसली क्लोराइड ये नहीं होगा, क्लोराइड का फॉर्मूला हम अलग से बाद में देखेंगे सर, बट साइनाइड अलग है। जनरल तुम्हें ये चीज मालूम होनी चाहिए। हाँ साइनाइड में तो बोला, देखो जनरली ये है, रफली यार, हमेशा नहीं काम करेगा, फॉस्फाइड वगैरह सब पे काम करेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, देखो ना, जैसे अजाइड है, ठीक है, तो ये एक्चुअली N3 माइनस है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। ऐसे देखो ना, सिंपल हाइड्रोक्साइड है सिंपल, तो देखो ना, हाँ सही बात है, देखो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड में H और O दोनों है ना, तो अब वो सिंगल नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक फीलिंग देने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें ज्यादातर केसेस में मिलेगा ऐसा, एटलीस्ट तुम अपना केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर सकते हो ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट से, बाद में तुम सीखते जाओगे, इट इज फाइन। तो खैर ये, अच्छा 1 मिनट लेके इसको हटाओ, इसको देखो जल्दी से हटाता हूँ। हार्दिक, आइसोस्टर डाउट क्लियर हुआ क्या? ओके देखो, तो ये सब केसेस जो हैं, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड रिड्स फॉर्मूला। ये तुम्हारे PDF में है,
ठीक है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नॉट इन सिलेबस, बट हम जस्ट इसे लिख रहे हैं, ठीक है। रिट्ज फॉर्मूला क्या है, सुनो। रिट्ज फॉर्मूला इज एक्चुअली फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए है, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूं, अगर तुमने लेक्चर 2 रीड किया है उसमें से, तो तुमको उसमें बहुत सारे एनालॉजीज बता के ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि अगर एटम अगर एक प्लेग्राउंड है तो न्यूक्लियस जो है वो उसके सेंटर में रखा हुआ छोटा सा टेनिस बॉल है, इतना छोटा है कि हम लोग को एक्चुअली मिलेगा भी नहीं ढूंढने पे वो, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो बहुत सारे एनालॉजीज तुम्हें एक्चुअली उसमें बताई गई है। तो मैं तुम्हें एक बार पहले बता दूं कि हम लोग जिसका रेडियस की बात कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली, ठीक है, एटम के अंदर का ये जो सेक्शन है छोटा सा, हम इसके रेडियस की बात कर रहे हैं, हम इसके रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द सब्सटेंस, ठीक है, फॉर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मेरे पास में, ठीक है, अगर सपोज इसके अंदर, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन सपोज, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग एक्चुअली ये फॉर्म करते हैं। सपोज इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास में एक्चुअली एक न्यूक्लियस बना हुआ है, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। तो मुझे अगर मैं इस न्यूक्लियस को अप्रोक्सीमेटली एक जो है स्फीयर मानूं, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली एक स्फीयर मानूं, ठीक है, तो मुझे इसका रेडियस r ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड इसका रेडियस r। तो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले का r इज इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्ट में लिख दूं वैसे तो r इक्वल टू r0 इंटू a⁻⁴ जहां पे a जो है ये इसका एटॉमिक मास नंबर होता है, a इसका एटॉमिक मास नंबर होता है। बट इसका एक छोटा सा हम लोग प्रूफ देख सकते हैं। छोटा सा प्रूफ कैसे है, देखो कि ऐसे बोलो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, बताओ, कि वो होगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियन का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ऐसा बोला जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली ये बोला जा सकता है भाई। मतलब एक न्यूक्लियन का वॉल्यूम, मतलब एक इसका वॉल्यूम या फिर एक इसका वॉल्यूम, जो पूरे न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, देखो जो पूरे न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो एक्चुअली इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और जितने न्यूट्रॉन्स हैं, इन सब के वॉल्यूम का सम टोटल बोला जा सकता है। तो मैंने ये लिख दिया कि किसी भी एक न्यूक्लियन का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कर दो। तो अब भाई एक न्यूक्लियन का वॉल्यूम जो है, एक न्यूक्लियन का वॉल्यूम मतलब एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का वॉल्यूम जो है, वो मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई r0 क्यूब, 4/3 पाई r0 क्यूब, ये एक इसका वॉल्यूम है। और इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बताओ, न्यूक्लियन क्या होता है? अच्छा न्यूक्लियन नहीं पता बच्चों, सर मास नंबर। न्यूक्लियन क्या होता है? सर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। न्यूक्लियस के अंदर आपके एमसीक्यू वाले 85 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कलेक्टिव टर्म होता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियस में रहने वाला, सुनो, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली किसी स्पीशीज को हम लोगों ने अपने मन से नाम दे दिया न्यूक्लियन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं होता, नहीं, तुम्हें मैं एकदम जेम्स बॉन्ड की तरह 007 008 वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। वो सर मैंने कुछ नहीं बोला। न्यूट्रॉन किसी भी एक को हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है, सबको मालूम होना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियस में रहने वाला कोई भी स्पीशीज, इट कैन बी आइदर दिस और दिस, ठीक है। हाँ हार्दिक बोलो, कोई डाउट? 4/3 पाई r0 क्यूब। अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बताओ? पेयर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मास नंबर। हाँ, सम ऑफ, पेयर नहीं बताना है, एक मिनट, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज एक्चुअली व्हाट, बताओ, ए, दैट इज एक्चुअली ए। तो मेरे पास आ गया 4/3 पाई r न्यूक्लियस का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, 4/3 पाई ये आ जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे तो ये आ जाएगा। क्या कर रहे हैं? माइक बंद कर, माइक में डका
माइक बंद करके बोलो ना। क्या कर रहे हैं? हाँ, माइक पे ही जो है खांस के छींक के एकदम एकदम बेल्च करके डकार मार के एकदम अच्छे से मतलब जो है कमाल है। मैं ऐसी में जो है सब तो खांस के तुम्हारे माइक तो दूर आर मतलब एक तो माइक ऑन है, ऊपर से जो है उसमें आर न्यूक्लियस जो है ये एक्चुअली ये अब ये डेरिवेशन किसी ज्यादा काम का नहीं है, बस इसे जल्दी से कॉपी कर लो विदाउट दीज फैंसी ड्राइंग्स। सुनो ठीक है, इन सबको छोड़ो। सर वो बी ऑफ न्यूक्लियस मतलब वो लास्ट वाला जो स्टेप है ना वो समझ नहीं आया मुझे, मतलब जो आपने ये वाला स्टेप क्या? हाँ सर ये वाला। हाँ बताओ इसमें देखो। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि भाई देखो जैसे तुमने इसको 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 ऐसे जोड़ के तुमने क्या है अपने लिए एक बॉल बनाया, समझ रहे हो? उस बॉल के अंदर के सारे कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, तो इससे जो इफेक्टिवली ये जो शेप बन गया है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस बन गया है, इसका वॉल्यूम मैं क्या बोलूंगा बताओ? तो इसका रेडियस r 4/3 पाई r क्यूब। Yes. और this will be equal to volume of this plus volume of this plus volume of this plus this plus this plus this, तो volume of one nucleon into number of जो इसमें मैंने गोले डाले हैं। इमेजिन वो तुम्हारी मार्बल बॉल्स होती है ना यार, ठीक है, जो वो होते हैं, ठीक है, कंचे होते हैं, ठीक है, तो तुमने क्या है कि R0 क्या है? मिला के तुमने R0 क्या है? R0 क्या है? तुम जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं उसको तुम लगभग मान सकते हो कि वो एक जो है एक क्या है बताओ? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का रेडियस है, सही है ना भाई? ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है R0 की, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.2 into 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। 1.2 10⁻13 सेंटीमीटर। स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन भी एम्प्टी, राइट? कौन? हार्दिक। बहुत बहुत नालायक है हार्दिक। हाँ हार्दिक सही बोल रहे हो तुम। अब इतना थोड़ी देखते हैं यार। माइक ऑन करो ना हार्दिक। हार्दिक अरे डरो मत, डांटूंगा नहीं भाई, ऑन कर लो। हाँ ऑन किया? यस सर तो बोलो। हाँ एक बार जरा, हाउ देन कैन वी कैलकुलेट वॉल्यूम? हाँ एक बार भाई मैं चाहता हूँ कि तुम पूछो ताकि सब लोग सुने उसे एक बार, तुम डिस्कस करेंगे तो ठीक रहेगा। किसी मन में और भी ऐसा डाउट है तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे? गुस्सा हो गया? अच्छा माइक ऑन है। आप पूछो मैं कह रहा हूँ बोल के पूछो ना। देखो हार्दिक कुछ पूछ रहा है, ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो सर मैं पूछता हूँ, ठीक है, देखो हार्दिक ये पूछ रहा है कि अगर मैं सही वर्ड पुट कर पा रहा हूँ, वो ये पूछ रहा है कि सर आपने जब आप वो मार्बल बॉल्स जोड़ेंगे तो आपने इसको जोड़ा, ये जोड़ा और फिर आपने यहाँ पे इसको जोड़ा, तो आपका असम्पशन गलत है, बिकॉज ये बीच में जो थोड़ी सी जगह है ये एक्चुअली एम्प्टी रह गई है। यही बोल रहे हो ना तुम हार्दिक? बीच में थोड़ी जगह खाली रह गई है। आई गेस तुम यही बोल रहे। अच्छा ठीक है, तो अगर देखो अगर इसलिए क्या होता है, अब क्या है कि तुम जितना ज्यादा सामान जोड़ोगे ना तो धीरे धीरे क्या है कि मोर एंड मोर स्पेस खाली रहेगी इनके बीच में। इसलिए एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, ये नंबर एक्चुअली पूरा सही नहीं है। इसका एक्चुअली रेंज निकल के आता है। ये एक्चुअली R0 अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1.1 into 10⁻⁻13 सेंटीमीटर से टू R0 अप्रोक्सीमेटली 1.5 into 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के आसपास का रेंज रहता है इसमें। लेकिन तुम ऐसे मत, ठीक है, तुम ऐसे मत लिखो ना, फिर तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम्हें डालना क्या है। तो हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि जब न्यूक्लियस निकालने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली किस नंबर से हमारा आंसर मैच करेगा। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि जब हम लोग अगर अपना नंबर का रेंज यहां से यहां तक ले लें,
ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूक्लियस के आंसर्स डालने से वैल्यूज मैच हो जाती हैं। ये एक तरह का रेंज है हमारे पास में, इससे इसके बीच में नंबर वेरी करता है। तो हार्दिक मैं बोलूंगा कि जो भी इसके अंदर एम्प्टी स्पेस का करेक्शन है वो शायद इतने रेंज के अंदर एडजस्ट होता है, बस तुम ये मान सकते हो। वी डोंट हैव अ फिक्स नंबर फॉर दिस। तो इसलिए मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसका एक एवरेज नंबर लिखवाया था, r was approximately equal to 1.2 into 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर, लगभग है। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए लिख लो। ओके, इसके ऊपर की हेडिंग देखी तुमने, ये सिलेबस में नहीं है जिसपे इतना खून पसीना बहा रहे हैं हम। प्लीज कॉपी करो, छापो, आगे चले। देखो एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होएगा ना? हाँ, ऐसे तो फिर बच्चे, सुनो मेरी बात सुनो, हम इस पे और डिस्कशन ना करें, बिकॉज न्यूक्लियस खुद ही क्या होता है बताओ, इट्स एक्चुअली टू स्क्वीज्ड अप, राइट। तो मेरा ये चीज बोलना मेरा बहुत ही नॉनसेंसिकल है कि उस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा डेंस सब्सटेंस के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसको भरने की बात कर रहे हैं। दैट इज लाइक वेरी नॉनसेंसिकल। तो उसको ये सिर्फ समझने के लिए हमने ऐसा एक कॉन्सेप्ट डेरिवेशन किया, ये बहुत ज्यादा ठीक है वो नहीं है, जस्ट लेट इट गो गाइस। सर ये बहुत ज्यादा स्टिक मत करो इसके ऊपर। सर रिट्ज फॉर्मूला पूरे जेई के सिलेबस में नहीं है? नहीं, जेई के सिलेबस में नहीं है बेटा। अच्छा तो ठीक है। जी जेई के सिलेबस में नहीं है, और क्या हमारा कोई सिलेबस थोड़ी है, हमारा सिलेबस जेई का सिलेबस है। सर ये चलो मैं इसे हटा रहा हूँ। R0 जो है ना, हाँ वो लाइक एग्रीगेट है न्यूक्लियन का। न्यूक्लियन का एग्रीगेट है क्या? प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन का एवरेज वेट लाइक रेडियस? नहीं, हाँ ऐसा मान सकते हो बच्चे, ठीक है। हाँ भाई, क्योंकि उसको लगभग मान मल्टीप्लाई सकते करें हम मास नंबर से, तो वो एग्रीगेट मान सकते हैं हम लोग दोनों के रेडियस का। एग्रीगेट से ज्यादा ऐसे बोलो एवरेज है, ये एग्रीगेट नहीं है। हाँ ओके, एवरेज है कुछ, हाँ सॉर्ट ऑफ एवरेज होगा। सुनो, अरे हम लोग इसको कभी मेजरमेंट थोड़ी कर सकते हैं, तुम आगे देखोगे इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू द न्यूक्लियस का तुम साइज से मेजरमेंट ऐसे नहीं कर सकते। न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली हमने कैसे किया है इस चीज को, ये हम बाद में बताएंगे, देखो इस चैप्टर में, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, चलो तुम सिलेबस में है उस पर खूब पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिलहाल इस पे नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतनी सारी चीजें करने के बाद में सुनो, ठीक है, हम लोग एक्चुअली मुझे चीज बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें इसके अंदर प्लीज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग आनी चाहिए। तो मेरे को एक और बच्चे का नाम मालूम चला अभी, बच्ची का दीक्षा, आई डोंट नो क्या नाम था। बच्चे माइक है क्या? तुमने कुछ पूछा था जो अभी? सर प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, ओके। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ प्रतीक्षा, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 7 प्रोटॉन्स है, 7। ओके। न्यूट्रॉन्स 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी 7। इलेक्ट्रॉन्स भी 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी 7। अच्छा प्रतीक्षा एक बार जरा कंटिन्यू करना। N7 15 प्लस 3 हाँ बताओ, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स? प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन्स 8 और इलेक्ट्रॉन्स 4। ओके, इलेक्ट्रॉन्स 4, ओके, फेयर एनफ, ठीक है। प्रतीक्षा थोड़ा सा इसका भी मालूम होगा तुम्हें, सल्फर -2। अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। हाँ, इफ यू रिमेम्बर, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी थोड़ी। प्रोटॉन्स 16, इलेक्ट्रॉन्स 18 और न्यूट्रॉन्स भी 16। ओके, फेयर एनफ। चलो एटलीस्ट ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक मत कर देना। +3 आए तो प्रोटॉन्स मत बढ़ा देना। ध्यान रखना ये दोनों नंबर्स जो हैं ये कभी चेंज नहीं होते हैं, दे नेवर चेंज। तुम कुछ भी करोगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, ये चीज सबको पता होनी चाहिए। सिर्फ क्या चेंज करता है, दिस इज द ओनली पैरामीटर जो कि चेंज करता है, दिस ओनली चेंजेस, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूं। चलो गाइस, विद ऑल दिस थिंग देखो, बिफोर वी स्टार्ट आवर, क्या लेंगे तो
अगर हम एफ ब्लॉक लेंगे रेडियो एक्टिविटी में तब तो फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज करेगा ना। नहीं 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 बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम किसी सिंबल x पे x प्लस और x माइनस डालते हो, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस, अच्छा तुम एफ ब्लॉक बोल रहे हो रेडियो एक्टिविटी की वजह से? हाँ। अरे नहीं नहीं बच्चे, रेडियो एक्टिविटी हमें नहीं डील करना है। सुनो, रेडियो एक्टिविटी के रिएक्शन थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग। हमारे पूरे सिलेबस में आउट ऑफ 35 चैप्टर्स एक चैप्टर है छोटा सा रेडियो एक्टिविटी, जिसमें बस इंट्रोडक्शन देके हटा देते हैं। वो हमारे कोर्स ऑफ स्टडी के लिए ऐसे, अगर तुम हर एक्सेप्शन हर जगह सोचोगे तो तुम्हारा नॉर्मल जो स्पीड है वो तुम्हारा अफेक्ट हो जाएगा, उसको साइड में रख देते हैं एक बार। जनरली वो नहीं देखते हैं हम लोग, जनरली हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? अच्छा बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट एटम क्या है भाई? थॉमसन के बाद में था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद में जो है मैक्सवेल पास में है, नहीं मैक्सवेल नहीं है, बोर है, बोर मॉडल है सर, पर मैक्सवेल ने भी तो थियरी दी थी क्वांटम। हाँ मैक्सवेल ने तो थ्योरी दी थी ना, हमें तो सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है ना, हमें मैक्सवेल थोड़ी पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इन दोनों के बीच में हम लोग अपना 2 to 3 लेक्चर्स स्पेंड करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट बोर्ड, शुरू करने से पहले हमें अच्छा खासा नो हाउ चाहिएगा बोर्ड को शुरू करने से पहले, ठीक है? बोर्ड को शुरू करने से पहले हमें अच्छा खासा नो हाउ चाहिएगा। तो उसके लिए क्या है, हमें 2 कॉन्सेप्ट्स पहले इसमें पढ़ने हैं। तो we were actually traveling on the line, जिसमें थॉमसन था, रदरफोर्ड था और बोर था। हमने बीच में एक्चुअली एक डिटूर ले लिया है, ठीक है? डिटूर समझते हो? रास्ते में अपन लोग कहीं जो है विद इन द सिटी जो है एक बार घूमने के लिए चले गए हैं। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है? द थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है? हमें एक बार पहले हमें लाइट को पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है? और इसमें क्या कंफ्यूजन था, ये वेव है या पार्टिकल है, ठीक है? और इसके आगे की स्टोरी क्या है, हमें पहले ये सुनना पड़ेगा। हम जब लाइट को समझेंगे और उसके बाद में हम लोग जब वापस, अच्छा मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, जब लाइट को समझ के हम लोग इस डिटूर से वापस ज्वाइन करेंगे अपने जो है पाथ पे, तो तुम्हें बोर मॉडल में ये समझ में आएगा कि नील बोर ने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैसे बताया था। बिकॉज आफ्टर ऑल लाइन स्पेक्ट्रम है तो लाइट ही ना, आफ्टर ऑल लाइन स्पेक्ट्रम तो लाइट है ना। तो जब तुम ये समझोगे तो तुम बोर को पढ़ने के लिए कैपेबल हो पाओगे। तो वो लाइट को पढ़ने के लिए हम लोग जो है, ठीक है, इसके बिल्कुल स्टार्ट पे जाते हैं। बैक इन दोज डेज, ठीक है, देयर वाज दिस बिग शॉट, अगेन वो भी बहुत बड़ा आदमी था, एंड हिज नेम वाज न्यूटन, ठीक है? न्यूटन वाज एक्चुअली वेरी वेरी फेमस, ठीक है? और सर का इनको जो है मतलब पदवी मिला था। और न्यूटन ने अगर कहीं किसी जो है बात पे अपना ओपिनियन रख दिया तो मतलब बस वो बात ऑलमोस्ट सही हो जाती थी, लोग वैसे ही मान लेते थे अरे न्यूटन ने बोला है। तो न्यूटन वन फाइन डे, ठीक है, न्यूटन थॉट कि मेरे को लाइट पे भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो न्यूटन जस्ट सेड, ठीक है, न्यूटन एक्सपेक्टेड या न्यूटन थॉट दैट light is made up of particles. Light is made up of particles. ठीक है? क्यों भाई, ये इसकी बात सही है या गलत है? लाइट एक्चुअली पार्टिकल है या वेव है? सर दोनों है। दोनों है सर। सर उसका वेवलेंथ भी होता है, पार्टिकल। सर वो कभी वेव की तरह बिहेव करता है, सर कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। हाँ सर। पार्टिकल कितने बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो है एकदम सब इन एंड आउट। तुमने तो एकदम कहानी का सारा जो सस्पेंस ही बेकार कर दिया तुमने। ठीक है, चलो देखो सर, आप जैसे पढ़ाने वाले थे वैसे ही पढ़ाओ। हाँ वो तो मैं करूंगा ही यार, मैं तो और क्या ही कर लूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, न्यूटन ने बोला कि वो एक्चुअली अच्छा तुम्हें पता है न्यूटन का लॉजिक बहुत सिली था। ठीक है, न्यूटन के पास कुछ क्या बैकअप था? नहीं, इट वाज टोटल बुलशिट। उसने क्या है, उसने ऐसे ही मन में कुछ सोचा, ठीक है, एंड उसका क्या है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट था।
कि लाइट चीजों पे, प्लांट्स पे लाइट गिरता है तो प्लांट जो है ग्रो कर जाते हैं, तो उसने मन में ऐसा सोच लिया कि शायद जो है प्लांट्स कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट से, तो लाइट से कुछ ना कुछ मैटर मिल रहा है, तो मैटर जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में उन्हें मिल रहा है, कुछ उसने एब्जॉर्ब, जबकि एक्चुअली उसका जो थॉट का बेसिस था इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो जैसे क्या होता है ना, हमेशा कुछ बड़े लोगों के कुछ ना कुछ मतलब एंटी लोग होते हैं। हमारे क्लास में अगर कोई होगा तो कुछ ज्यादा बिग शॉट स्टाइल मारेगा तो कुछ लोग उसके हमेशा अपोजिट रहते हैं। तो वैसे ही क्या है, एक एक्चुअली अंडरडॉग्स का ग्रुप था, ठीक है, हाइजन, यस। तो हाइजन वाज दिस गाय, ठीक है, उसका एक्चुअली लाइफ का एम था कि न्यूटन ने जो बोला है, ठीक है, उसे मुझे गलत प्रूव करना है, बस कुछ भी हो जाए। तो हाइजन प्रपोज्ड, ठीक है, हाइजन प्रपोज्ड दैट लाइट इज वेव, दैट लाइट इज वेव, ठीक है। तो अब क्या है, उस समय हमारे पास में कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, जिससे हम लोग आज भी हैं हमारे पास में, जिससे हम लोग क्या है नॉर्मल फिजिक्स में वेव्स और पार्टिकल्स का आइडिया लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि अगर कोई चीज मेरे पास वेव है, ठीक है, और अगर कोई चीज पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल के एग्जांपल क्या है? पार्टिकल के एग्जांपल है, आई एम सॉरी जस्ट अ सेकंड, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स एग्जांपल है मी, हाँ बिल्कुल, अरे हम सब पार्टिकल्स ही तो हैं, मी, ठीक है, हार्दिक, दिस पेन, ठीक है, एवरीथिंग, ये सब एक्चुअली पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वेव्स का एग्जांपल क्या है? साउंड, वाटर रिपल्स, जो पॉन्ड के सरफेस पे, ठीक है, रिपल्स बनती हैं, ये सब एक्चुअली वेव्स के एग्जांपल्स हैं। तो भाई ऐसी बात थी कि हम लोग दो लाइन अगर लिखना चाहो तो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, नहीं यार, हीट तो जस्ट एक, ठीक है, एनर्जी का बल्क है, वो तो फॉर्म चेंज भी कर सकता है। हम देखेंगे, हीट एक्चुअली रेडिएशन है, हीट एक्चुअली लाइट है एक तरह का, तो उसको वेव बोल रहे हो तो बेसिकली तुम वापस से इसी सोर्स पे आ गए हो, हीट इज जस्ट लाइट। वो कभी कभी तुम्हें विजिबल होती है, कभी कभी विजिबल नहीं होती है। बेसिकली इंफ्रारेड लाइट इज जस्ट हीट, ठीक है। तुम जब गर्म आयरन के पास से निकलते हो तो गर्म आयरन के पास से निकलने में तुम्हें गर्म लगता है, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, ठीक है। दैट इज बिकॉज वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, हमारी आईज उस फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए अडेप्ट नहीं हुई है, बट है तो वो लाइट ही ना एक तरह का, किसी और को दिख सकता है वो। इसको हटाओ मैं नीचे वाले को, देखो। तो कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कोई जो है फिजिकल फिनोमेना वेव है या फिर कोई पार्टिकल है? तो देखो, पार्टिकल के लिए क्या है कि क्या जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि कॉलिजन्स होते हैं, ठीक है, होते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ठीक है, चीजें जो है वो आपस में एक्चुअली स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, ये सब, ठीक है, ये सब इसके देखो नॉर्मल फीचर्स हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, धूम धड़ाम कुछ होगा इसमें, ठीक है, पार्टिकल्स में। जबकि वेव्स के अंदर क्या है, ये एक्चुअली बहुत ही एलिगेंट स्पीशीज है, ठीक है। नंबर वन, जैसे वेव्स क्या है, ठीक है, वो एक्चुअली इंटरफेरेंस दिखाती है, वेव्स जो है इंटरफेरेंस दिखाती है। नंबर टू, वेव्स जो है वो पोलराइजेशन दिखाती है, वेव्स जो है पोलराइजेशन दिखाती है। नंबर थ्री, डिफ्रैक्शन, यस, बेंडिंग, bending around sharp corners is diffraction, and bending when a medium is changed is called refraction, ठीक है, is called diffraction। अगर कोई, क्या चीज, क्या बोल रहे हो? डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी का मतलब सर वो एक लाइक स्ट्रेट ट्रैवल कर सकता है लंबे समय तक, लाइक अल्ट्रासाउंड और नॉर्मल साउंड। नहीं बच्चे, वो तो ये भी ट्रैवल कर सकता है ना, डिस्टिंक्शन नहीं है ना दोनों के बीच में, ठीक है। हाँ, मतलब क्या है, देखो पहले के जमाने में ऐसा था कि अगर कोई चीज ये सब प्रॉपर्टीज दिखा रही है तो वो डेफिनेटली वेव है, तो वो ये नहीं हो सकता। और अगर कोई चीज आपस में कोलाइड करके बाउंस बैक हो जाती है तो डेफिनेटली पार्टिकल है, तो वो ये नहीं हो सकता। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि दोनों चीजें जो है वो कैसे बिल्कुल म्यूचुअली अलग अलग हैं, बिल्कुल इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक, एक दूसरे का, ठीक है। तो मैं इसमें से क्या है, देखो कुछ एक प्रॉपर्टी देखो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और कुछ एक का मैं तुम्हें वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस, क्या होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, कि तुम अगर एक जो है रस्सी लो,
ठीक है, उसमें अगर एक ऐसा पल्स दो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली देखो कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इस तरफ देखो कुछ इस तरफ ऐसा पल्स दो, तो यहाँ पे भी एक ऐसा जनरेट हो जाएगा, एक ऐसे एक हम्प बन जाएगा। तुम एक्चुअली अगर लंबी रस्सी है तुम्हारे पास में, तुम एक्चुअली अपने घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। स्लिंकी वगैरह होगा तो और भी अच्छा रहेगा। हम अगर होते सेंटर पे, तुम थोड़ा सा इसको देखते एक बार कि तुमने अगर ये जो ऐसे दो पल्सेस दिए, तो यू विल एक्चुअली फाइंड कि दोनों पल्स एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है। ये वाला A1 एम्पलीट्यूड का है, ठीक है, ये वाला A1 एम्पलीट्यूड का है, ये वाला A2 एम्पलीट्यूड का है। फॉर एन इंस्टेंट ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, इट विल बिकम A1 प्लस A2। और थोड़ी देर बाद में क्या होगा पता है, ये वाला पल्स यहां से निकल जाएगा, ये वाला पल्स यहां से निकल जाएगा, दिस विल बी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया, A1, यहां से A2। इट एक्चुअली मतलब इट्स एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग एंड वियर्ड कि मतलब ये दोनों वेव्स ऐसे एक दूसरे के थ्रू पास होकर चली गई, एज इफ क्या है कि मतलब कुछ नहीं, आपस में एक दूसरे से कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। तो वेव्स के साथ एक बहुत खास बात है कि दो वेव्स या तीन वेव्स या चार वेव्स या बहुत सारी वेव्स एक साथ एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। ये चीज पार्टिकल्स नहीं कर सकते, ये चीज पार्टिकल्स नहीं कर सकते। सी फॉर एग्जांपल देखो, जैसे साउंड वेव है, ठीक है, साउंड वेव है, देखो ये हम लोग कैसे इसका देखो फीलर ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है, देखो जैसे तुम जो है, ठीक है, तो एक्चुअली बहुत ही भरी हुई क्लास में सब लोग बहुत ज्यादा चिट चैट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चैटर बॉक्स की तरह से बोल रहे हैं, ठीक है, और सब जगह शो चल रहा है, तो सबकी वेव्स एक दूसरे के थ्रू पास करती हैं। तो अगर तुम किसी एक की आवाज पे फोकस करो, तो कैन यू मेक आउट द सेंटेंस और नॉट? क्या हम लोग उस सेंटेंस को पकड़ के समझ सकते हैं कि नहीं, बताओ? ठीक है, हम लोग उस सेंटेंस को पकड़ के समझ सकते हैं। तो हम लोग उस सेंटेंस को पकड़ के समझ सकते हैं, ठीक है। ये इस बात का प्रूफ है कि एक्चुअली इतने सारी वेव्स एक दूसरे के एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्टिंक्टली एक जो है पर्टिकुलर वेव के थ्रेड को पकड़ के उसको हम लोग इन्फर कर सकते हैं। अगर सब लोग अपने मुंह से पार्टिकल्स निकाल रहे होते, इफ लेट्स से एवरीबॉडी वुड हैव बीन इजेक्टिंग बॉल्स ऑफ साउंड, तो क्या होता है कि किसी और दो तरफ से आने वाली साउंड जो है एक्चुअली कोलाइड करके, ठीक है, बाउंस बैक हो जाती, तो तुम्हें हो सकता था बहुत सारी बॉल्स रिसीव ही नहीं होती। ये रीजन है कि हम लोग इतने सारी आवाजों में से, इतनी सारी वेव्स में से, ठीक है, इतने सारे मोबाइल कनेक्शंस में से सब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इज द रीजन कि वेव्स इंटरफेयर करती हैं और पार्टिकल्स नहीं करते हैं। ये शो करता है कि साउंड वेव है, ठीक है। वैसे ही देखो, जैसे अच्छा इसको बोलते हैं, देखो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तुम ये लिख सकते हो, जल्दी लिखो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो गया बच्चे, क्या हुआ? सर ये साउंड वाले सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? दोनों होता है। नहीं सुनो बच्चे, दोनों होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैसे हुआ है। ये तुम्हें बाद में, ये तुम्हारे प्रॉपर उसमें चैप्टर है फिजिक्स में इंटरफेरेंस का, ये बाद मालूम चलेगा। वैसे देखो एक उल्टा भी होता है, एक जो है उल्टा भी होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, ठीक है, हार्दिक क्या हुआ, ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या हो गया भाई? हार्दिक अभी हो कि नहीं हो? अच्छा ठीक है, चलो, हाँ चलो बोलो। अच्छा हार्दिक नहीं है अभी, ओके सर। ठीक है, चलो हाँ बोलो। ये जो आप बोले ना कि दो वेव्स एक साथ में एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट सर ये साउंड में तो एंटी नोड होता है ना, जहाँ पे लाइक दो वेव्स अगर इंटरसेक्ट करे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। नहीं बच्चे सुनो, नोड्स और एंटी नोड्स दोनों तरह से इंटरफेरेंस हो सकता है ना, दोनों तरह से इंटरफेरेंस हो सकता है। तो तुम जो बोल रहे हो बच्चे, वो एक्चुअली स्टैंडिंग वेव्स है, वो स्टैंडिंग वेव्स है, वो एक्चुअली इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तुम्हें बाद में समझ में आएगा, अभी तुम बहुत आगे की चीज जो लेके आए हो, वो एक्चुअली प्रूव करता है कि साउंड इंटरफेरेंस शो करता है उल्टा। इट इज एक्चुअली सपोर्टिव फैक्ट फॉर दिस थिंग, ठीक है ना। उसके ऊपर रुक जाओ, उसी बाद में समझ में आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा देखो, वैसे ही क्या होगा, देखो अगर तुम अपना एक थ्रेड लो, तुम इसमें ऊपर का पल्स दो और इसमें जो है, ठीक है, और किसी फ्रेंड को बोलो नीचे का पल्स दे,
तो एक्चुअली ऐसा कुछ जनरेट हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। अब की बार ये दोनों वेव्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी एंड फॉर एन इंस्टेंट ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, और जब ये मर्ज करेंगी तो तुम्हें स्ट्रिंग फॉर एन इंस्टेंट ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई देगा। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो फ्लैट दिखाई देगा, अलग अलग है तो हल्का सा बल्ब दिखाई देगा, एंड फिर वापस से ये वेव्स ये मर्ज कर जाएंगी, जिसमें ये इधर और ये इधर मर्ज होके बाहर चला जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे बीच में A1 प्लस A2 बीच में आके 0 हो जाएगा क्या? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो सर वो A1 जल्दी से। A1 और A2 बीच में आके 0 हो जाएगा। A1 और A2 बीच में आके 0 हो गया, हाँ यहाँ पे, हाँ अगर ये A बराबर है तो 0 हो जाएगा, बराबर नहीं है तो थोड़ा सा जिसका पार्ट ज्यादा है बच जाएगा। ओके। हाँ देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम स्ट्रिंग पे तुम अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा बहुत सारा सामान। देखो तुम अगर स्ट्रिंग पे एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली एक के अंदर देखो, एक जो है ऐसा पल्स क्रिएट करो ऐसे ऊपर, ठीक है, एक में से ऊपर पल्स क्रिएट करो, एक में से नीचे पल्स क्रिएट करो, तो दोनों वेव्स एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो दे एक्चुअली मूव लाइक दिस, ठीक है, दे एक्चुअली मूव लाइक दिस, ठीक है। एंड वो जैसे ही मर्ज करेंगी तुम्हें उस समय क्या होगा, स्ट्रिंग तुम्हें फ्लैट दिखाई देगा, एंड फिर से क्या होंगी, वो रीइमर्ज करके ऐसे निकल जाएंगी। ऐसा कुछ इसमें हो रहा है, ठीक है। ये इसी बात का प्रूफ है जो हम ऊपर लिख रहे हैं। अच्छा, ये काम क्या पार्टिकल कर सकते हैं क्या? बताओ, इज इट पॉसिबल कि मैं और हार्दिक एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे और भागते भागते क्या है, सडनली कोलाइड करें, हम लोगों ने कोलाइड किया एंड सडनली यू गॉट समथिंग दैट वाज अ सम टोटल ऑफ मी एंड हार्दिक, जो और फिर हम दोनों एक दूसरे के अंदर से जो है एक्चुअली क्रॉस करके चले गए, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। तो ये अच्छा, पोलराइजेशन क्या होता है, दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, ठीक है। मैं तुम्हें ग्रुप पे अभी 2-3 वीडियो भेजूंगा पोलराइजेशन की, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना, ठीक है, इसको देखना तुम। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन जो है, हार्दिक है, माय माइक इज ऑन बट माय वॉइस इज नॉट एबल टू रीच यू, इफ आई हैव एनी डाउट आई विल टेक्स्ट, सॉरी फॉर। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें कोई भी डाउट है बच्चों, तुम्हें कोई भी डाउट है इन सब के अंदर, तो तुम्हारा सब क्लास खत्म हो जाए तो मुझे कॉल करना 7 PM के बाद में, 7 बजे के बाद में, ठीक है। मेरा 7 बजे तक लेक्चर है, उसके बाद तुम आराम से कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, शार्प कॉर्नर्स के अराउंड बेंडिंग होती है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, मीडियम चेंज होने की वजह से जो लाइट बेंड करती है उसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो प्रिज्म के अंदर लाइट स्प्लिट कर जाता है उसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, मैं इसको एक बार रब करूं, बोलो एक बार, मैं इसको रब करूं सब कुछ। यस सर। ओके, अच्छा, तो इतने सारे झगड़े के बाद में इट वाज फाउंड, ठीक है, लाइट वाज फाउंड टू शो इंटरफेरेंस, light was found to show interference, ठीक है। एंड हेंस सबने क्या कंक्लूड कर लिया, एंड हेंस वाज कंक्लूडेड एज It is a wave. एज क्या, एज वेव, एंड ठीक है, न्यूटन गॉट डिफीटेड, ठीक है। एंड न्यूटन जो है वो एक्चुअली न्यूटन मर गया, वो जो है अपने कब्र में ये डिफीट जो है वो लेके चला गया, ठीक है। हाइजन वाज सक्सेसफुल, ठीक है। एंड हाइजन्स प्रिंसिपल्स जो हैं वो तुम ऑप्टिक्स में बाद में अपने तुम्हारे जो है पोर्शन में है, तुम 12th क्लास में देखोगे, ठीक है। और हमें वेव्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास अपनी कल की उससे शुरू करेंगे, ठीक है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये था, मैं पता है ऑलमोस्ट, ठीक है, मैं नंबर ऑफ ईयर्स भूल गया, लेकिन ऑलमोस्ट 100 साल बाद, 100 ईयर्स, 100 से 150 साल बाद में, ठीक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ, ठीक है। एंड वो जो छोटा सा प्रॉब्लम था, दैट एक्चुअली, ठीक है, फेल द एंटायर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ आवर, ठीक है, सब्सटेंस। वो जो है प्रॉब्लम ये था कि जो हम लोग पिछले 150 सालों से, 200 सालों से, 100 सालों से जो भी हम लोग लाइट को वेव मान के सॉल्व कर रहे थे, एंड इट वाज परफेक्टली प्रूव कि हम लोग पार्टिकल हैं, ठीक है, लाइट वेव हैं, हाँ सही बात है।
एक लाइट वेव है एंड एवरीथिंग एंड ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो एक्चुअली क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, वाज दैट स्मॉल एक्सपेरिमेंट कि वही लगभग मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के आसपास से कि हम एक छोटा सा फिनोमेना जो है वो लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट मैच ही नहीं करता था। एंड नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राइड, एंड हमने टेढ़े मेढ़े सारे तरीके से, अपन जैसे होता है ना, अपन को राइट आंसर पता है तो हम किसी तरह थ्योरी को ट्विस्ट करके उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया उसको जो है मैच करवाने का, लेकिन किसी भी तरह से आंसर मैच नहीं कर रहा था। आंसर वाज नॉट मैचिंग एट एनी कॉस्ट। देन केम आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने इसमें एक छोटा सा चेंज किया। ही जस्ट अज्यूम्ड लाइट, ठीक है, which was assumed till now as wave, उसने उसको just assume किया पार्टिकल। जैसे ही पार्टिकल अज्यूम किया तो इमीडिएटली जो है वो एक्चुअली आंसर आ गया, इमीडिएटली आंसर आ गया। ये 1920 के आसपास, ठीक है, आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उसने एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ आइंस्टाइन किसके लिए फेमस है? हाँ देखो, अब देखो आयरनी देखो क्या है, तुम्हें पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसने 1910 के आसपास दी थी, मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता है, लेकिन लगभग 1910 के आसपास दिया था। तो जिस चीज के लिए इसका तो हम नाम भी नहीं जानते हैं उसने दिया था, ठीक है। हाँ, जिस चीज के लिए उसने एक्चुअली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिसके लिए फेमस है, वो 1910 में दिया था, उसे 1920 में इसके लिए दिया नोबेल प्राइज। उसका रीजन ये है, ठीक है, हाँ सही बात है, देखो उसका रीजन ये है कि वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, ठीक है, वो एक्चुअली किसी को समझ में ही नहीं आई। तो ही एक्चुअली ट्राइड टू मेक देम अंडरस्टैंड, ठीक है, बट पीपल डिडंट अप्रिशिएट, बिकॉज उन्हें लगा कि ये क्या बकवास कर रहा है कि हम दौड़ेंगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मास बढ़ जाएगा, टाइम स्लो हो जाएगा, ये सब क्या नाटक है, क्या पागल हो गए हो क्या, ठीक है। तो वो उसने बहुत एक्सप्लेन करने का कोशिश किया बट किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर ये एक छोटी सी चीज उसने एक्सप्लेन की, देन दे एक्चुअली थॉट कि यार लगता है ये कुछ हाँ हम देखेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, देखो ठीक है, जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि इसमें क्या था, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे। तो और पता है, ठीक है, तुम सरप्राइज हो जाओगे कि तुम अपने आप वो इक्वेशन बना सकते हो जो आइंस्टाइन ने बनाई थी, वो मैं तुम्हें इक्वेशन नहीं बताऊंगा और तुम अपने आप पेपर पे फ्रेम कर लोगे। इतनी आसान बात थी। उन्हें लगा कि यार लगता है इसने कुछ ज्यादा डिस्कवर कर दिया है, अब इसे नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। पता चला बाद में सब लोग हंसेंगे हम पे कि इतना सारा काम किया और आपको समझ में भी नहीं आया कि ठीक है ये सब हो गया। दे जस्ट गिव द नोबेल प्राइज फॉर द सेक ऑफ गिविंग, दे दिया उन्होंने आइंस्टाइन को, चल भी रख लेते हैं, ठीक है, तेरा भी एक बार, ठीक है, कुछ ना कुछ तो दे दिया हमने, अब तू इसके लिए मान, दोनों के लिए कंबाइंड मान, जो ईमान तो ले ले बस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लासेस को देखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस का वेव नेचर थोड़ा सा और पढ़ के फिर पार्टिकल नेचर पे आते हैं, ठीक है। पार्टिकल नेचर पे आते हैं एंड हम एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सुनते हैं कहानी में, जो कि एक्चुअली आइंस्टाइन से इन्फ्लुएंस होके देयर वाज दिस यंग गाय, उसका क्या है 20-25 साल का उम्र था, उसका नाम था डे ब्रॉय, ठीक है। तो डे ब्रॉय का स्टोरी क्या था वो सुनते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार भाई, चलो ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। मैं भी एंड करता हूँ। हमारा होमवर्क नहीं है केमिस्ट्री का। थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर।